फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मुस्टैकर्स माइंड पे। मेरा नाम है अक्षय और आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स कार्नोट साइकिल। वीडियो देखने से पहले जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों रिवर्स कार्नोट साइकिल, यानी कि उल्टा कार्नोट चक्र। उल्टा कार्नोट चक्र हमने थर्मोडायनेमिक्स में कार्नोट साइकिल पढ़ी। कौन साइकिल पढ़ी? कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल क्या होती थी? हीट इंजन के लिए यूज करते थे। हीट इंजन के लिए उसमें 4 प्रोसेस होती थी, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो वो एक पावर साइकिल होती थी जिसमें हमें वर्क डन जो मिलता था वो हमारा पॉजिटिव होता था। वर्क यानी कि सिस्टम से हमें वर्क मिलता था और जो हमें सिस्टम से वर्क मिलता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और उसमें हम क्या फाइंड आउट करते थे? एफिशिएंसी फाइंड आउट करते थे और उसकी एफिशिएंसी हमारी मैक्सिमम होती थी। ये हमारी पावर साइकिल होती थी। बट इन रेफ्रिजरेशन, जो रेफ्रिजरेशन में कार्नोट साइकिल को पढ़ते हैं उसमें रेफ्रिजरेशन में इस कार्नोट साइकिल को उल्टा कर दिया गया, यानी कि इसकी साइकिल क्लॉकवाइज थी और इसकी साइकिल को बच्चों इसकी तो क्लॉकवाइज थी, इसकी साइकिल को एंटी क्लॉकवाइज करके लिया। यानी इन रेफ्रिजरेशन कार्नोट साइकिल इज टेकन एज ए रिवर्स कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल को कैसी साइकिल मान लिया है बच्चों? रिवर्स कार्नोट साइकिल, जो रेफ्रिजरेशन के लिए है। तो ये एक रेफ्रिजरेशन साइकिल है। इसमें जो वर्क डन होगा निगेटिव होगा क्योंकि इसमें वर्क हमें सिस्टम को देना पड़ता है। इसमें तो सिस्टम से हमें वर्क मिल रहा था, इसमें हमें सिस्टम को वर्क देना पड़ता है। तो इसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों? सीओपी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फाइंड आउट करेंगे। तो जिस तरीके से ये हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी दे रहा था इसी तरीके से ये भी हमें मैक्सिमम सीओपी देगा, क्योंकि पावर साइकिल में हम एफिशिएंसी फाइंड आउट करते थे, इसमें हम सीओपी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखते हैं इसके पीवी और टीएस डायग्राम। रिवर्स कार्नोट साइकिल का पीवी यानी कि प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम और ये टीएस यानी कि टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम। इसमें वर्टिकल लाइन पे प्रेशर होगा और हॉरिजॉन्टल लाइन पे वॉल्यूम होगा। इसी तरीके से इसमें वर्टिकल लाइन पे टेम्परेचर, हॉरिजॉन्टल लाइन पे एंट्रोपी होती है। तो इसमें बच्चों 4 प्रोसेस होती है, 2 आइसोथर्मल, 2 आइसेंट्रोपिक। तो देखो ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। 2 आइसेंट्रोपिक हुई, 2 आइसोथर्मल होंगी, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन और ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, 2 से 3 आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, 4 से 1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। पहले मैं आपको बताता हूं कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होती है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें हमारी एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। एंट्रोपी कांस्टेंट कैसे होती है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सी होती है? जिसमें हीट का एक्सचेंज ना हो, यानी कि सिस्टम का उसके सराउंडिंग के साथ कोई भी ऊष्मा या हीट का आदान प्रदान ना हो। तो हमारा एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है? ds इज इक्वल टू dq/t। तो कोई भी हमारी हीट एक्सचेंज तो हुई नहीं, तो ये 0। तो ds इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 0। तो एंट्रोपी कितनी हो जाएगी हमारी? कांस्टेंट। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में हमारी एंट्रोपी क्या होती है बच्चों? कांस्टेंट होती है। और आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होती है हमारी? आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी कि जब हमारा कोई सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो उस टाइम उसका टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो उसको बोलते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन। जब भी मैं कहूंगा आइसेंट्रोपिक तो हमें समझ जाना है कि एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, और जब भी मैं कहूंगा आइसोथर्मल तो समझ जाना है कि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें 4 प्रोसेस होती है बच्चों, 2 आइसेंट्रोपिक और 2 आइसोथर्मल। तो सबसे पहले प्रोसेस 1 देखते हैं, 1 से 2। प्रोसेस 1 से 2 ये हमारी पहली प्रोसेस है। 1 से 2 ये होता है हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, यानी कि हमारा जो सब्सटेंस है, इसमें हम जो सब्सटेंस यूज करते हैं वर्किंग सब्सटेंस वो हमारा एयर होता है, यानी कि क्या लेके चलते हैं? हम एयर को यूज करते हैं। 1 से 2 जो मेरी एयर होगी कंप्रेस। कैसे कंप्रेस होगी? आइसेंट्रोपिकली। आइसेंट्रोपिकली का मतलब उसका जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो हमने इसका 1 से 2 क्या किया? इसका कंप्रेशन किया हमने 1 से 2 आइसेंट्रोपिकली। तो 1 से 2 जो हमने इसका कंप्रेशन किया तो क्या होगा? देखो प्रेशर बढ़ा 1 से 2। देखो 1 पे P1 और 2 पे ऊपर की ओर गया तो प्रेशर क्या हुआ? हमारा बढ़ा। इसी तरीके से स्पेसिफिक वॉल्यूम देखते हैं 1 से 2। 1 से 2 तो 1 पे V1 से V2 गया तो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हुआ? हमारा डिक्रीज हुआ। तो प्रेशर इंक्रीज हुआ और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। अब टीएस डायग्राम में देखते हैं प्रोसेस 1 से 2। देखो 1 से 2 एंट्रोपी मेरी कांस्टेंट S1 इज इक्वल टू S2, यानी कि जो यहाँ पे होगी वो यहाँ पे वही हमारी पॉइंट नंबर 2 पे होगी। तो एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट है। देखो टेम्परेचर क्या हो रहा है? T1 से कहा गया बच्चों?
T2 गया, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है इस प्रोसेस में बढ़ रहा है। तो ये हमारी थी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, इसमें हमारी एंट्रोपी कांस्टेंट हुई और हमारी जो एयर थी वो कंप्रेस भी हो गई। दूसरी प्रोसेस 2 से 3 हमारी दूसरी प्रोसेस है। 2 से 3 कौन सी प्रोसेस है बच्चों? आइसोथर्मल कंप्रेशन, यानी कि जो हमारी एयर है वो कंप्रेस तो होगी पर आइसोथर्मली होगी। आइसोथर्मली का मतलब उसका जो टेम्परेचर है बच्चों वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कंप्रेस तो होगी पर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। 2 से 3 जो मेरी एयर कंप्रेस हुई आइसोथर्मली, तो देखते हैं पहले तो 2 से 3 देखो प्रेशर इंक्रीज हुआ, 2 ये रहा और 3 इसके सामने देखते हैं 3, यानी कि 2 से 3 मेरा प्रेशर क्या हुआ बच्चों? इंक्रीज हुआ। अब देखते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये V2 और यहाँ पे V3 पे देखते हैं ये V3, तो 2 से 3 देखो मेरा स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हुआ बच्चों? डिक्रीज हुआ। तो 2 से 3 में प्रेशर इंक्रीज हुआ, स्पेसिफिक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ और टेम्परेचर देखते हैं टीएस डायग्राम पे। 2 से 3 देखो 2 से 3 टेम्परेचर शो करेगा, तो टेम्परेचर क्या है बच्चों? कांस्टेंट है, यानी कि जो T2 पे है वही मेरा टेम्परेचर T3 पे है, तो ये मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ। 3 प्रोसेस देखते हैं। तीसरी प्रोसेस है मेरी 3 से 4, 3 to 4 प्रोसेस है मेरी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो यहाँ पे आइसेंट्रोपिक वर्ड आया। आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या हुआ कि मेरी क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। तो सबसे पहली बात तो यही आइसेंट्रोपिक वर्ड आते हैं हमें समझ जाना है कि एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। देखते हैं क्या होता है इसमें। 3 से 4 मेरा एक्सपेंशन हुआ, प्रसार हुआ। 3 से 4 आया, 3 से 4 देखो 3 से 4 पहले प्रेशर देखते हैं। 3 P4 पे देखते हैं तो क्या हुआ? नीचे की ओर यानी कि डिक्रीज हुआ, प्रेशर क्या हुआ मेरा? कम हुआ। 3 से 4 में स्पेसिफिक वॉल्यूम देखते हैं। 3 पे ये रहा मेरा V3, 4 ये रहा, तो मेरा यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, तो प्रेशर तो डिक्रीज होगा 3 से 4 में और मेरा स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? इंक्रीज होगा। देखो टेम्परेचर देखते हैं आप टीएस डायग्राम पे। 3 से 4 टेम्परेचर नीचे की ओर जा रहा है, यहाँ पे 3 T3 T4, तो नीचे की ओर जाएगा तो क्या होगा? डिक्रीज होगा। टेम्परेचर क्या हुआ बच्चों? डिक्रीज हुआ। और एंट्रोपी देखो आइसेंट्रोपिक थी, एंट्रोपी देखो जो S3 पे होगी वही S4 पे होगी, तो एंट्रोपी क्या हुई बच्चों? कांस्टेंट हुई। नेक्स्ट है हमारा लास्ट प्रोसेस, फोर्थ प्रोसेस 4 to 1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फिर आइसोथर्मल आया तो हम समझ जाएंगे क्या चीज कांस्टेंट रहेगी इसमें? टेम्परेचर। 4 से 1 देखो 4 से 1 चले, पहले प्रेशर देखते हैं। 4 P4 ये रहा, P1 ये रहा, नीचे की ओर जा रहा है तो यानी कि डिक्रीज, प्रेशर क्या हुआ मेरा? डिक्रीज हुआ। अब देखते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम 4 से 1 ये मेरा 4 ये 1, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हुआ बच्चों? इंक्रीज हुआ मेरा। अब देखते हैं टेम्परेचर 4 से 1 आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। 4 से 1 देखो टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू T4, यानी कि टेम्परेचर ना घट रहा ना बढ़ रहा, टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है अपने जगह पे। तो एक बार देखते हैं ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या हुआ? जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होती है और ना तो हीट ऐड होती है ना ही हीट रिजेक्ट होती है। दूसरी मेरी प्रोसेस थी आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और हमारी एयर कंप्रेस हो जाएगी आइसोथर्मली। इसमें हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में हम क्या होता है? हीट मेरी रिजेक्ट होती है। हीट क्या होती है? रिजेक्ट होती है बच्चों। किसमें हीट रिजेक्ट होगी? आइसोथर्मल कंप्रेशन में। हमको ये बात बहुत जरूरी याद रखनी है कि हीट रिजेक्ट कौन सी प्रोसेस में हुई? 2 से 3 प्रोसेस में हीट क्या हुई मेरी? रिजेक्ट हुई। कौन सी प्रोसेस में? आइसोथर्मल कंप्रेशन में। तीसरी प्रोसेस मेरी थी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, यानी कि एयर का एक्सपेंशन हुआ आइसेंट्रोपिकली। आइसेंट्रोपिकली का मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, ना तो हीट ऐड होगी ना सब्सट्रैक्ट होगी। फोर्थ है मेरी आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो मेरी एयर है वो एक्सपेंड होगी आइसोथर्मली कांस्टेंट टेम्परेचर पे। आइसोथर्मल, ये एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट, क्या आइसोथर्मल एक्सपेंशन में मेरी हीट ऐड होती है। कौन सी प्रोसेस में हीट ऐड होती है बच्चों? 4 से 1 में मेरी हीट ऐड होती है, ये बात याद रखनी है। 4 से 1 प्रोसेस में हीट ऐड होती है और 2 से 3 प्रोसेस में हीट रिजेक्ट होती है। 2 से 3 प्रोसेस कौन सा था बच्चों? हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन। और 4 से 1 कौन सा प्रोसेस था हमारा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो ये जरूर याद रखना है हमें कि 2 से 3 प्रोसेस में, यानी कि आइसोथर्मल कंप्रेशन में मेरी हीट रिजेक्ट होगी, क्योंकि ये सीओपी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो तब इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगी? हीट रिजेक्ट होगी। और आइसोथर्मल एक्सपेंशन में मेरी हीट ऐड होगी, यानी कि नीचे ऐड हुई और ऊपर रिजेक्ट हुई। तो आइए देखते हैं इसके सीओपी के बारे में। सीओपी में चलते हैं।
सीओपी फाइंड आउट साइकिल के लिए सीओपी का एक्सप्रेशन देखते हैं कि सीओपी फाइंड आउट करते हैं रिवर्स कार्नोट साइकिल के लिए। आइए देखते हैं। हमने रिवर्स कार्नोट साइकिल देखी, इसमें 4 प्रोसेस थी 1 से 2, यानी कि हमारी जो साइकिल शुरू हुई थी 1 पॉइंट से शुरू हुई थी। 1 से 2 पहली प्रोसेस, 2 से 3 दूसरी प्रोसेस, 3 से 4 तीसरी प्रोसेस और 4 से 1 चौथी प्रोसेस। हमारी 4 प्रोसेस थी जिनमें 2 आइसेंट्रोपिक और 2 आइसोथर्मल प्रोसेस थी। तो इसके लिए सीओपी फाइंड आउट देखते हैं। सीओपी फाइंड आउट करने के लिए टीएस डायग्राम में हमें 2 प्रोसेस पे फोकस करना है, 2 से 3 एंड 4 से 1, बस केवल ये 2 प्रोसेस। 2 से 3 कौन सी थी हमारी? आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस थी 2 से 3। तो मैंने बताया था जो आइसोथर्मल कंप्रेशन होगी उसमें क्या होती है, हीट हमारी रिजेक्ट होती है। हीट क्या होती है बच्चों? रिजेक्ट होती है। और जो 4 से 1 प्रोसेस थी हमारी, 4 से 1 में हीट एब्जॉर्ब होती थी, ये हमारी आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस थी। तो ये 2 प्रोसेस को ध्यान रखना है, 2 से 3 एंड 4 से 1, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो अब देखते हैं 4 प्रोसेस 4 to 1, 4 to 1, यानी कि मैंने बताया जब रेजोल्यूशन पढ़ाया था कि जो लो टेम्परेचर बॉडी से हीट को ले और हाई टेम्परेचर बॉडी को हीट को सप्लाई कर दे। ये लो टेम्परेचर बॉडी यानी कि यहाँ से हीट को रिसीव करेगा, यहाँ से हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो देखते हैं हीट 4 से 1 हमारी हीट एब्जॉर्ब होगी, तो हीट एब्जॉर्ब देखते हैं। QA इज इक्वल टू होता है TdS। कहां से आया ये? एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है बच्चों, DS इज इक्वल टू dQ अपॉन T। यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड आउट की तो Q आया TdS। कितना है बच्चों? TdS। DS यानी कि एंट्रोपी चेंज। देखते हैं 4 से 1 में टेम्परेचर कितना है? T1 ले लो या T4 ले लो, क्योंकि T1 इज इक्वल टू T4 है, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। T1 भी ले सकते हैं, T4 भी। तो T1 एंट्रोपी चेंज कितना हुआ? ज्यादा से कम, S1 माइनस S4। तो T1 S1 माइनस S4। T1 की जगह पे हम T4 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू T4 S1 माइनस S4। तो ये तो बच्चों प्रोसेस किसके लिए? 4 से 1 प्रोसेस के लिए हीट एब्जॉर्ब निकाल लिया हमने। अब हमें देखना है 2 से 3 प्रोसेस के लिए। ये हमारी 2 से 3 प्रोसेस बताया था कि 2 से 3 प्रोसेस में हमारी जो हीट होगी वो रिजेक्ट होगी। तो अब देखो 4 प्रोसेस 2 से 3 हीट रिजेक्ट निकालना है इसमें। QR हीट रिजेक्ट। तो वही T कितना है यहाँ पे? T2 ले लो या T3 ले लो, क्योंकि T2 इज इक्वल टू T3 है। तो T की जगह पे T2, एंट्रोपी हो जाएगी S2 माइनस S3, यानी कि ज्यादा माइनस कम। ज्यादा कितनी है? S2 माइनस S3। T2 की जगह पे T3 भी लिख सकते हैं, T2 इज इक्वल टू, क्योंकि T3 है तो T3 S2 माइनस S3। तो ये हमारी आई बच्चों हीट एब्जॉर्ब, ये हमारी आई हीट रिजेक्ट। तो हमारी 2 इक्वेशन बनी, एक ये और एक ये हीट एब्जॉर्ब है, ये हीट रिजेक्ट है। अब आते हैं सीओपी का फॉर्मूला बताया था हमने। सीओपी इज इक्वल टू होती है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है? जितनी हीट लो टेम्परेचर बॉडी से हमने एब्जॉर्ब की, कितनी हीट की बच्चों? QA हमने ये फाइंड आउट कर रखी है। QA अपॉन वर्क डन क्या होता था? हीट रिजेक्ट माइनस हीट एब्जॉर्ब। हीट रिजेक्ट हमने ये निकाल ली। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो सीओपी का फॉर्मूला क्या है? QA अपॉन QR माइनस QA, यानी कि हीट एब्जॉर्ब अपॉन हीट रिजेक्ट माइनस हीट एब्जॉर्ब। तो अब क्या करते हैं बच्चों? QA, QR और QA की वैल्यू यहां से लिखते हैं। QA की वैल्यू ये वाली लिख देते हैं, T1 S1 माइनस S4 हमने लिख दी। QR की वैल्यू ये वाली लिख देते हैं, T2 S2 माइनस S3 ये लिख दी। और QA की वैल्यू यही सेम रहेगी, यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब क्या देखेंगे? फ्रॉम TS डायग्राम से देखते हैं S2 इज इक्वल टू किसके है बच्चों? S2 इज इक्वल टू S1 के है क्या नहीं है बताओ? S2 इज इक्वल टू S1, यानी कि इस लाइन में हमारा क्या था? कांस्टेंट थी एंट्रोपी, तो S2 इज इक्वल टू S1 हो गया। एंड S3 इज इक्वल टू किसके है बच्चों? S4 के इक्वल है, तो S3 इज इक्वल टू हमने S4 लिख दिया। तो क्या किया? इस वाली इक्वेशन में जहां S2 है, S2 की जगह तो S1 लिख देंगे और S3 की जगह पे S4 लिख देंगे। हमने लिख दिया, ऊपर एज इट इज रखेंगे, नीचे S2 की जगह पे हमने S1 लिख दिया और S3 की जगह पे S4 पुट कर दिया। तो देखो अब S1 माइनस S4, ये नीचे भी यहाँ पे S1 माइनस S4, यहाँ पे भी S1 माइनस S4। तो ये कॉमन लेके S1 से S1 माइनस S4 सारे कट जाएंगे, तो क्या बचेगा? ऊपर बचेगा T1 अपॉन नीचे T2 माइनस T1। T1 कहाँ पे है? ये रहा। T1 कौन सा टेम्परेचर है बच्चों? लोअर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर से हमने हीट को निकाला, एब्जॉर्ब किया। और T2 कौन सा टेम्परेचर है बच्चों? हाई टेम्परेचर, यानी कि जिस टेम्परेचर पे उस हीट को रिजेक्ट किया। तो T1 हमारा क्या है? T लोअर, और T2 हमारा क्या है? हायर टेम्परेचर, तो यहाँ पे T हायर लिख दिया, माइनस T1 कितना है? T लोअर टेम्परेचर। तो हमारा सीओपी का फॉर्मूला आ गया, सीओपी इज इक्वल टू T लोअर
अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। तो ये हमारा सीओपी का एक्सप्रेशन था रिवर्स कार्नोट साइकिल के लिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें।